नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश टेट एग्जामिनेशन और HPTGT कमीशन दोनों के लिए ही ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है और इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HP टेट मेडिकल 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है जो डैश और डैश प्रक्रियाओं के बीच प्रतिरूपों और सहयोग प्रक्रियाओं का समूह है। थिंकिंग इज ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड कोलैबोरेशंस प्रोसेस बिटवीन डैश एंड डैश प्रोसेसेस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भाषाई और अबाध भाषाई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के चरणों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग में जो स्टेजेस हैं उनका सही सीक्वेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। सबसे पहले तैयारी यानी कि प्रिपरेशन होती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा इंक्यूबेशन यानी कि सुप्तावस्था। उसके बाद आलोकन आएगा जिसको कि हम इल्यूमिनेशन कहेंगे। तीसरे नंबर पर ओरिएंटेशन आएगा, अभिनिवेश। और ऑप्शन ये सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा वेरिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 कहता है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी? भाई हल ने, मैस्लो ने, फ्रूड ने या फिर कैप्सन ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, हल द्वारा दी गई थ्योरी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 कहता है, पियाजे के अनुसार शैशवावस्था का चरण कौन सा है? पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी के लिए कौन सा स्टेज है? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार विश्व के मानसिक प्रतिरूपों का निर्माण प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के माध्यम से किस प्रक्रिया से होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इट इज। अनुकूलन होता है यानी कि एडेप्टेशन, संरक्षण या कंजर्वेशन बोलेंगे, मेटाकोग्निशन या फिर ईगोसेंट्रिक। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रियाएं आंशिक रूप से शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से क्वेश्चन। फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, क्लिनिकल प्रोसीजर की बात कर रहा है और क्लासिकल कंडीशन भी बोलेंगे। स्टेप वाइज की बात करी थी। सिस्टेमैटिक, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रणालीगत विमुक्ति, सिस्टेमैटिक डिसाइटाइजेशन। यस, इस प्रश्न का यही सही उत्तर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, जब शर्तबद्ध प्रक्रिया यानी कि ये कंडीशन रिस्पॉन्स की बात कर रहा है को सुदृढ़ीकरण रोककर समाप्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? कंडीशनड रिस्पॉन्स मे बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज नोन एज, क्या कहेंगे? एक्सटिंक्शन कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहेंगे या स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहेंगे? सही आंसर हो जाएगा एक्सटिंक्शन, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोप, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है, किसी मॉडल को देखकर या निर्देश प्राप्त कर बिना सुदृढ़ीकरण के सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू लर्न अबाउट observing a model or receiving instructions without reinforcement is called। क्या बोलेंगे इसको? भाई आपने थ्योरी पढ़ी होगी अल्बर्ट बंडूरा की, उसी से ये क्वेश्चन है। सामाजिक अधिगम की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोशल लर्निंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सोशल लर्निंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिहार, यह इसको बोलेंगे अवॉइडेंस लर्निंग।
के विश्लेषण से पता चलता है कि कई फोबियाएं किस अनुबंधन से अर्जित होती हैं। फोबियाज मतलब कि डर, बहुत सारे डर हो जाएगा यहाँ पे, किस अनुबंधन से डेवलप होती है। एनालिसिस ऑफ अवॉइडिंग लर्निंग suggest that many phobias are acquired through dash conditioning। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन की जब हम बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि मानव जीवन में विकास की संवेदनशील अवधियां होती हैं। विच थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में डेवलपमेंट के सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति वैज्ञानिक सिद्धांत, इथोलॉजिकल थ्योरीज ये बात कहती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है प्रश्न नंबर 10 के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। लक्ष्य तथा समाज और संस्कृति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्यावरण का चयन एक बुद्धिमान कार्य है, यह किसने कहा था। सिलेक्शन ऑफ एनवायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर इज एन इंटेलिजेंट एक्ट। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी स्टेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैट इज स्टेनबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले अनुभवों का रचनात्मक रूप से उपयोग करके नई समस्याओं का समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोबल प्रॉब्लम्स इज नोन एज। क्या कहता है भाई, हमने पुराने जो एक्सपीरियंस हैं उनकी वजह से नई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्या कहलाएगा ये, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस कहलाएगी, अनुभवात्मक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इस प्रश्न के लिए, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अन्य लोगों की भावनाएं, उद्देश्यों और व्यवहार समझने का कौशल है तो उसमें कौन सी बुद्धिमत्ता होगी। कोई व्यक्ति है वो दूसरों की भावनाओं को समझता है, उद्देश्यों को और व्यवहार को, कौन सी बुद्धिमत्ता होगी इसमें, कौन सी इंटेलिजेंस आएगी। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्वक बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो दूसरे के भावनाओं को समझे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया, किसने दिया भाई, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो 3 लॉ थे इनके, ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। चलें आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम, इंसाइटफुल लर्निंग में प्रमुख योगदान किसका है। हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग, भाई कोहलर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी कोहलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कहता है, विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है। आसान सा प्रश्न है, विकास के विभिन्न चरणों की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, विकास के विभिन्न चरण। आगे देखें, 17वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक कौन हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, हम सभी को आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फ्रेड एडलर। चलिए अगला प्रश्न देखें, अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने समय तक सूचना को धारण करती है। ये भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। भाई आसान सा प्रश्न आ गया, विलियम जेम्स इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, विलियम जेम्स द्वारा ही ये बुक लिखी गई है, तो इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल या फिर नेचुरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल, सामाजिक विज्ञान है भैया। आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे देखें, 21, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा, साइकी प्लस लोगोस,
साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। चले आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, प्रायोगिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? भाई बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, विलियम वुंट। इन्होंने ही पहली प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी में, लिपजिंग में, और इन्हीं को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट कहता है शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे संबंधित है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द, बिल्कुल सभी के लिए भाई, शिक्षार्थी के लिए, अधिगम प्रक्रिया के लिए, अधिगम की सिचुएशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह शिक्षा से निकटता से संबंधित है क्योंकि यह बच्चे के डैश में परिवर्तन लाता है। किस में परिवर्तन लाएगा? बिहेवियर में परिवर्तन लाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिहेवियर यानी कि व्यवहार। चलें आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति कार्यालय में खराब दिन होने पर घर आके अपने बच्चे या जीवन साथी पर गुस्सा करता है तो वह कौन सा रक्षा तंत्र है? विच डिफेंस मैकेनिज्म इज इट? भाई अब अस्वीकार, डिनाइल करने का, दमन यानी कि रिप्रेशन, बोलेंगे प्रक्षेपण प्रोजेक्शन का, या विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का। सही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। किसी का गुस्सा किसी पे उतारना वो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। आगे बढ़ें। जीवन कौशल लाइफ स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल? हाँ जी बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मांगों और चुनौतियों के अनुसार योग्यताएं विकसित करना, टू डेवलप एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट देखिएगा 27वां, इनमें से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही होगा? सबसे पहले आ जाएगी एनकोडिंग होगी, उसके बाद स्टोरेज होगी भाई, उसके बाद रिट्राइवल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चॉम्स्की के सिद्धांत की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्की थ्योरी? भाई अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए, भाषा का विकास 3 से 5 वर्ष के बीच में। ओके, भाषा का विकास सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करता है, और है बच्चे अपने माता पिता और आसपास के लोगों को देखकर भाषा की गलतियां सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों में अंतर्निहित मानसिक व्याकरण होता है। चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 पे पहुंच गए। फ्राइड के मनोविज्ञान चरणों का सही क्रम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? फ्राउड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर मौखिक, गुदा, फालिक, फैलिक, इसमें होना चाहिए। सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑरल, ठीक है, उसके बाद एनल, ठीक है, और देन फैलिक आएगा, उसके बाद हमारा आएगा जेनाइटल, एंड लास्ट में हमारा होना चाहिए लेटेंसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में होगा भाई, इसमें अंग्रेजी में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगला 30वां देखें। एरिक्सन के सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम लज्जा यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम से पहले कौन सा संकट आता है? भाई उन्होंने 8 तरह के प्रोसीजर्स दिए हैं, क्राइसिस दिए हैं साइकोसोशल में, और इन्होंने पूछा हुआ है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम से पहले कौन सा आता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज का हमारा सेट था। 2025 में मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी साइकोलॉजी हमने कवर कर ली है। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।